नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 40 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 संस्थाओं का कामकाज से संबंधित है और ये आपकी 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी, लोकतंत्र किसे कहते हैं? वेरी गुड। लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें लोग जो है अपने शासकों का चुनाव करते हैं। लेकिन बेटा मैं कहूँगी नहीं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना नहीं होता। ठीक है, लोकतंत्र एक व्यवस्था होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जो शासक होते हैं उनको भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ या संस्थाओं के अंदर उसका हिस्सा बनकर जो है काम करना होता है। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये लोकतंत्र की जो ये संस्थाएं हैं उन्हीं के कामकाज से संबंधित है। ठीक है, ये लोकतंत्र की संस्थाएं इन्हीं के काम, ये किस तरह से काम करती हैं उस रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। और हम इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह से जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, महत्वपूर्ण फैसले हैं, उनको लिया जाता है, उनको लागू किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो अगर किसी फैसले से संबंधित कोई विवाद हो जाए, है ना, सरकार ने डिसीजन ले लिया लेकिन अगर उसमें कोई विवाद हो जाए तो उसको किस तरह से सुलझाया जाता है। ठीक है, और ये जो मेन जो हमारा चैप्टर है इसमें हम फैसलों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं हैं ना, कौन कौन सी हैं ये आपको इसमें दिख रही हैं वर्कशीट में। ये तीनों संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस पर ही मेन हमारा जो ये चैप्टर है वो फोकस्ड है। तो अब वर्कशीट को शुरू करते हैं। अब है हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। तो बेटा ये जान लो, हमारे देश में मुख्यतः 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक होती है केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे देश से जुड़े हुए फैसले लेती है और पूरे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, तो जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो केंद्र में सरकार बनाता है और उस बहुमत प्राप्त दल का ही जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे राज्यों में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा वाले चुनाव, तो वहाँ पर जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वो राज्य में सरकार बनाता है और उस बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है और वो राज्यों के लिए काम करता है, राज्यों से जुड़े फैसले लेते हैं, राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, उनके बनाए हुए कानून सिर्फ उनके राज्य में लागू होंगे, जबकि जो हमारी केंद्र सरकार है वो जो कानून बनाएगी वो पूरे देश पर लागू होता है। तो यहाँ पर जो हम जानेंगे कि जो केंद्र सरकार है उस वो जो महत्वपूर्ण फैसले लेती है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं कौन सी है। मैंने कहा ना, सरकार अकेले काम नहीं करती है, तो उसको किसी संस्था का हिस्सा बनकर काम करती है और संस्थाओं के साथ काम करती है। तो चलो, महत्वपूर्ण संस्थाओं में सबसे पहली जो संस्था है वो है विधायिका। विधायिका को हम कानून बनाने वाली संस्था कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं किसको? संसद। ठीक है, विधायिका में आता है संसद, संसद में आते हैं हमारे दोनों सदन। ठीक है, दोनों सदन मतलब कौन से? लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। ठीक है, तो संसद की मंजूरी के बाद ही कोई भी जो है कानून बनता है। तो सबसे पहले अगर कानून बनाना है तो उस पर चर्चा किस पर होती है? लोकसभा में। लोकसभा से जब वो बहुमत से पास हो जाता है कि हाँ इस पर कानून बनना चाहिए, तो उसके बाद हो जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी जब वहाँ से पास हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुमत से मान लेते हैं कि हाँ भाई ये कानून बनना चाहिए, तो उसके बाद हो जाता है राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करते हैं उसके बाद ही जो वो कानून है वो उसको लागू किया जा सकता है। अब कानून बन गया, कानून बनने के बाद हमारी दूसरी जो संस्था है उसका काम शुरू होता है, वो है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका का काम है उस कानून को पालन करवाना है। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे जो जितनी नौकरशाह होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनको बोलते हैं, IAS ऑफिसर हो गए, पुलिस हो गई, वो शामिल होती है जो उन कानूनों का पालन करवाती है। ठीक है, अब उसके बाद आती है न्यायपालिका के बारे में। अब जैसे तुम्हारे उसमें ना उदाहरण दे रखा है आरक्षण वाले मामले में। ठीक है, आप अपने बुक में से पढ़ना, आरक्षण का जो फैसला था वो किस तरह से उसका प्रोसेस था, कौन कौन सी संस्थाएं उसमें शामिल हुई। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूरा आपका जो चैप्टर है उसी एग्जाम्पल को लेकर आपको हर एक संस्था की जो भूमिका है वो बताई गई है। तो उसमें उसी में बताती हूँ कि वो जब वो कानून बना था तो कई जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये आरक्षण देना तो गलत है। ठीक है, इससे तो हमारे जो बाकी के लोग हैं उसमें OBC को 27% जो है आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में। OBC मतलब पिछड़ा वर्ग। तो जो बाकी के जो वर्ग थे उन्होंने कहा इससे तो जो हमारे जो मौके हैं वो छिन जाएंगे हमसे, हम अगर उनसे ज़्यादा योग्य हैं तब भी हमको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको मिल जाएगी। तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है उन्होंने, अब वो जो सरकार ने फैसला लिया अब उसको वो गलत ठहराना चाहते थे, तो उसके लिए वो किसका सहारा लिया? उन्होंने न्यायपालिका का। ठीक है, न्यायपालिका में जाकर उन्होंने केस लड़ा, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे जो है न्यायपालिका ने जो किया
जो सरकार ने कानून बनाया था उसको वैध ठहरा दिया। एक तरह से उसने कानून की समीक्षा की कि जो सरकार ने कानून बनाया है वो सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के सही में अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसमें जो समीक्षा करने का, विवादों का निपटारा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। अब है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? तो बेटा जो सरकार होती है उस पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेवारी होती है। तो वो क्या करती है? कर या टैक्स इकट्ठा करके सेना या पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। टैक्स कैसे इकट्ठा करती है? जैसे हम जो भी कमाते हैं, हम अपनी कमाई का एक भाग जो है इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। और आप जो भी सामान खरीदते हो बाजार से, उसमें देखना टैक्स भी लगा होता है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये की हो, 12 में बिक्री होगी, उसमें 2 रुपये जो होगा टैक्स होगा। वो जो टैक्स वो सरकार को जाता है और सरकार क्या करती है? उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों पर, विकास कार्यों पर खर्च करती है। ठीक है, चाहे हमारी सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। अब इस तरह के जो काम हैं उनको करवाने के लिए सरकार जो है खुद नहीं करती, उसको विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और ये संस्थाएं हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं? ताकि जो लोकतंत्र है वो ठीक से काम कर सकें और जो भी बड़े फैसले लेने हैं उसमें देश के सभी जो है प्रमुख अधिकारी शामिल हो सकें। इसको और अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है अपनी बुक को पढ़ना। उसमें जो है एक आरक्षण वाला एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह से OBC को, यानी पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण देने का जो फैसला है वो लिया गया। एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये फैसला लिया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि उसको 27% जो आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में और जो सरकारी संस्थानों में। तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि इसी को उदाहरण देकर के सरकार की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, विभिन्न संस्थाओं की उसमें क्या भूमिका है वो समझाया गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति जी, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। औपचारिक रूप से मतलब सिर्फ नाम मात्र का है कि ये सबसे बड़े अधिकारी है, लेकिन उनके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, हमारे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद है वो प्रधानमंत्री जी का होता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे देश में कौन है? प्रधानमंत्री जी, क्योंकि सरकार की ओर से जो अधिकांश अधिकार जो हैं उनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। यानी जो भी मंत्री बनेंगे वो किसकी मर्जी से बनते हैं? प्रधानमंत्री की मर्जी से। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति जी को ये ही सिफारिश करते हैं कि कौन से जो है मंत्री बनेंगे। अब चलते हैं आगे। संसद हमारी किससे मिलकर बनती है? मैंने पहले बताया था, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। राष्ट्रपति जो है वो दोनों ही सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों सदन को ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर भी संसद के फैसले इन्हीं की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। यानी जब राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे उसके बाद ही जो संसद का जो फैसला है वो लागू होगा। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा। यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ये भी आप इसको कह सकते हो। देखो, हमारे संविधान में जो राज्यसभा है उसको राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार जो है लोकसभा के पास ही हैं। ठीक है, तो हमारे अगर राज्यसभा और लोकसभा में तुलना किया जाए तो लोकसभा जो है अधिक शक्तिशाली सदन होता है। आइए देखिए कैसे। देखो, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में, ठीक है, अगर कोई कानून पास करना है और दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है कि एक मान रहा है दूसरा नहीं मान रहा है, तो लोकसभा का जो विचार होगा उसी को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। यानी कि दोनों में से किसकी बात को माना जाएगा? लोकसभा की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है। ठीक है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वे उन सुझावों को माने या ना माने, है ना। मान लो लोकसभा ने जो है बजट पास कर दिया, वित्त विधेयक पास कर दिया, अब राज्यसभा जो है उस पर सहमत नहीं हो रही, अब वो नहीं उसको चाहती है कि ये पास हो, तो वो 14 दिनों तक तो अपने पास रख सकती है और फिर सुझाव दे सकती है, भैया ये सुधार कर दो तो हम मानेंगे। अब जो लोकसभा है उसके पास तो अधिकार है कि वो इन सुझावों को माने ना माने। ठीक है, 14 दिन के बाद तो वो जो लोकसभा ने पास किया है उसी को माना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा की इसमें कोई सुनवाई नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा जो है मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा कैसे नियंत्रित करती है मंत्री परिषद को? सबसे पहले तो सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हुआ हो, है ना। यानी जिसको आधे से अधिक जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, ठीक है, वो समर्थन देते हैं, वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। तो वैसे ही आपको बताया, जो बहुमत लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही क्या बनता है? प्रधानमंत्री।
अब होता क्या, अगर लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, कि जो मंत्रिमंडल है ठीक से काम नहीं कर रहा, आधे से ज़्यादा सदस्य उसके खिलाफ वोट कर दें, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को जो है पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि हमारे यहाँ लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 545, और आधे से अधिक मतलब 272 प्लस। अगर 272 से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त है तो मंत्रिमंडल बना रहता है। लेकिन अगर इससे अधिक सदस्यों ने ये कह दिया भाई हमको जो है ये मंत्री परिषद जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, हमको इस पर विश्वास नहीं है, तो सारे मंत्रिमंडल को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि जो राज्यसभा है उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब है प्रश्न 1, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताओ। तो बेटा आपका जो ये उत्तर है पूरा वर्कशीट में ही दे रखा था, मैंने उसी में से लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ऐसे ही इसका उत्तर लिखना है। अब है प्रश्न 2, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। तो बेटा आप इसका जो उत्तर है वर्कशीट में ही दे रखा था, उसी में से मैंने लिया है, तो आप एज इट इज़ इसको लिखेंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब है प्रश्न 3, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन भूमिका निभाते हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में निम्नलिखित अधिकारी अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रपति, जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दूसरे हैं प्रधानमंत्री जी, जो सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। कौन? प्रधानमंत्री। अब संसद आते हैं, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलाकर जो है संसद बनती है। राष्ट्रपति जो होते हैं दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होता, और फिर भी संसद के जो फैसले होते हैं वो इन्हीं की मंजूरी के बाद लागू होते हैं। इसके बारे में ऊपर बेटा पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न 4 पर, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। तो पहला जो अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में वो ये है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि प्रत्येक लोकसभा का सामान्य जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष के बाद जो निर्वाचित किए गए सभी सदस्यों का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है। जबकि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी निकाय है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा अंतर क्या है कि जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। इस समय हमारे यहाँ 545 हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा है इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होती। चौथा अंतर क्या है कि धन संबंधी बिल केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। यह लोकसभा ही है जो देश का प्रशासन चलाने के लिए धन प्रदान करती है। राज्यसभा के पास धन संबंधी मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब पांचवा अंतर क्या है कि जो लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा जो है अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, और लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा जो है वो कम शक्तिशाली है। तो अब ये आपका उत्तर हो गया, वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। बेटा अब आपके लिए काम ये है कि आप इस चैप्टर को अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वर्कशीट है। ठीक है, चैप्टर नहीं है, चैप्टर आपकी बुक में ही है, और जब चैप्टर पढ़ने के बाद ही जो है आप वर्कशीट को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।